देखेंगे, चलो आगे। तो हम बात कर रहे थे कि त्रिफला से क्या समझना चाहिए जब कोई कहे नॉर्मली आपको त्रिफला। तो त्रिफला का मतलब है महती त्रिफला या कषाय त्रिफला, जिसमें आपने देख लिया हरित की, विविध की, आम्ल की, तीन चीजें होती हैं। इनको बाय वेट इक्वल कर देते हैं, तो 1 2 4 का रेशियो मेंटेन रखते हैं। तो जो रेशियो चल रखा है वही रेशियो शारंगधर योग रत्नाकर का भी आप यहाँ देख पा रहे हो। शारंगधर योग रत्नाकर वो भी सेम रेशियो फॉलो करता है। हारित की अगर बात करें, हारित का रेशियो है 1 2 और 3। ये थोड़ी अलग बात है। याद रखने के लिए तो हारित जब लिखते हैं ना तो ऐसा हा बनाना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ तीन जैसे लगता है ना, उल्टा तीन बनाया हो जैसे। तो हम इसी तरह याद रख लेते हैं कि तीन वाला रेशियो जो है वो हारित का है, 1 2 3 ऐसा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आपको, अदरवाइज तो रट लो सीधा। भाव प्रकाश की अगर बात करें, बात उन्होंने भी यही कही है कि 1 2 4 लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस तरह बात नहीं कही, उन्होंने कहा तीनों को वजन से बराबर लेता है। तो सवाल जब भी एग्जाम में आता है ना, अगर ये पूछता है कि किसने कहा कि तीनों को इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए, तो वो आंसर भाव प्रकाश के अनुसार लगाते हैं हम लोग। तो आप इतना डिटेलिंग में मत जाओ, सिंपल याद रखना। अगर रेशियो के हिसाब से पूछे 1 2 4, तो चरक, शारंगधर, योग रत्नाकर उन सबका है। 1 2 3 पूछे तो हारित का है, एक 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 पूछे तो भाव प्रकाश का है। इस तरह लगाना आप। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है भाव प्रकाश का। इन्होंने कहा वजन से सबको बराबर ले लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, भाव प्रकाश ने त्रिफला की गुण क्या बताए। तो त्रिफला कफ पित्त अग्नि, मेह कुष्ठ हरा सरा, चक्षुष्य दीपनी रुच्य, विषम ज्वर नाशिनी। तो भाव प्रकाश त्रिफला कफ और पित्त को हरने वाला है। ये जरूरी बात है कि त्रिदोष हर नहीं है। ठीक है, कई लोग इसको त्रिदोष हर समझ लेते हैं, त्रिदोष हर नहीं है, सिर्फ कफ और पित्त को हरने वाला है। मधुमेह में, कुष्ठ में यूजफुल है। एक और देख पा रहे हो, चक्षुष्य होता है, नेत्रों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विषम ज्वर को नष्ट करने वाला है। तो इनमें जरूरी पॉइंट है, कफ और पित्त को हरने वाला है, वात को नहीं हरता है, एक बात। दूसरा चक्षुष्य है। मैंने आपको पढ़ाया होगा सूत्र स्थान के साथ कि आचार्य वाग्भट ने कहा है कि संध्या के समय या रात्रि के समय त्रिफला का प्रयोग किसके साथ, घृत और मधु के साथ, के साथ। मधु सर्पी के साथ विषम मात्रा में, तो वो नेत्रों के लिए अच्छा होता है। क्लियर, तो वो याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, इसके अलावा कुछ और त्रिफला देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मधुर त्रिफला, एक स्वल्प त्रिफला, एक सुगंधित त्रिफला। ये राजनिघंटू दिए हैं। तो मधुर हो या स्वल्प त्रिफला हो, इन दोनों में दो चीजें कॉमन है, का और खा, यानी काश्मीर और खजूर। ठीक, का और खा कॉमन है। जो मधुर त्रिफला है उसमें मधुर वाली चीज आ जाएगी, यानी द्राक्षा। ठीक, द्राक्षा मधुर होता है, अंगूर या किशमिश समझते हैं इस समय, है ना। तो मधुर, तो उसमें आ जाएगी द्राक्षा। और स्वल्प त्रिफला में आ जाएगा परुषक। याद करने के लिए कि पुरुष कैसा है, पुरुष है छोटा, स्वल्प मतलब कि कम हाइट है, ऐसा करके याद कर लो। तो परुषक जो आएगा वो आएगा स्वल्प त्रिफला के अंदर। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुगंधित त्रिफला। ठीक है, सुगंधित त्रिफला। तो चाहे तो जयपाल का नाम याद कर लो। जयपाल, क्रोटन टिग्लियम, जो विरेचक होता है उसके नाम पे याद हो जाएगा। जयपाल यानी जातिफल, पा से पूग और ला से लवंग, ऐसा करके। ठीक है, और यहीं पे याद रखना कि लवंग का क्या पार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो लवंग की पुष्प कली का इस्तेमाल की जाती है। पुष्प कली का सवाल आता है इसके ऊपर। तो सुगंधित त्रिफला में जातिफल, पूग, लवंग। वरना हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कि जा पगली, है ना, जा से जातिफल, पगली यानी पूग और ला से लवंग, ऐसा करके, या जा पागल कर लो। क्लियर है। तो राज निघंटू के तीन और त्रिफला है, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट है मैथुन योग्य आयु। तो देखो इस पे क्या है, क्लियर कट तो उन्होंने नहीं दिया टाइम, कैसा टाइम है, लेकिन उन्होंने कुछ योग दिए हैं। जैसे कहीं बता दिया कि भाई ये योग का सेवन 16 वर्ष की अवस्था से करें। ठीक है, वाजीकरण का योग है कोई। वो कहीं कह दिया मान लो कि इस योग का सेवन करने से 70 वर्ष की मनुष्य का 70 वर्ष का व्यक्ति भी मैथुन करने में समर्थ हो जाता है, इस तरह की बात कह दी। तो उससे हम एक आइडिया लेते हैं कि कितने वर्ष किसकी आयु है। ठीक है, तो क्लियर कट नहीं है कहीं इंडिकेशन। तो चरक की बात करें, 16 से 70 वर्ष मैथुन योग्य आयु। सुश्रुत की 25 से 80 वर्ष। तो चरक 16 से 70। ठीक है, अर्ली एज है, स्टार्ट अर्ली एज है, रुकना 70। और सुश्रुत थोड़ा लेट स्टेज 25, इधर भी लेट है 80। तो 25 से 80, इस तरह याद रखोगे। शारंगधर ने कह दिया 20 वर्ष के बाद, ऐसा 20 ईयर्स की एज बताई उन्होंने। नेक्स्ट चलेंगे, विवाह योग्य आयु, है ना, मैरिज कब करनी चाहिए। तो सुश्रुत की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि मेल 25 ईयर्स का हो और फीमेल जो है वो कम से कम 12 ईयर्स की हो, 12 साल की। तो पुरुष की आयु 25 वर्ष और स्त्री की आयु 12 वर्ष। लेकिन नेक्स्ट देख लोगे कि गर्भाधान योग्य आयु वो सिर्फ विवाह की आयु है।
ठीक है, गर्भाधान की आयु जो है वो मेल की तो वही रहनी 25, लेकिन फीमेल की 16 वर्ष है। ठीक है, तो ये भी हम सब लोग जानते हैं कि जो बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए ना, कंसीव करने के लिए, तो वो रियल में यही टाइम माना गया है कि कहीं 16-17 साल से लेके जो करीब 27-28 साल तक का टाइम जो होता है वो बेस्ट माना जाता है ना। आजकल जो केसेस मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर ये सलाह दी जा रही है कि आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो बहुत डिले नहीं करना उसको। ठीक है, और 35 ईयर्स ये जो टाइम है माना गया है कि इस एज तक तो जरूर, मतलब अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लेना चाहिए 35 ईयर्स तक, है ना, महिलाओं की आयु जो है। 35 वर्ष के बाद अगर महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होता है तो उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, है ना, जेनेटिक लेवल पे भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं और प्रेगनेंसी में भी अपने आप काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। क्लियर? तो वैसे भी याद रखोगे तो 25-16 और ये 35 साल जो आपको कहा, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन बना रखा है आपकी बुक्स में थियोरेटिकल, तो याद रखोगे 35 ईयर्स। तो सोच लो 25-12 मेल फीमेल शादी के लिए और गर्भाधान के लिए 25-16 है। संग्रह की अगर बात करें यानी वृद्ध वाग्भट, तो 21-12 मेल फीमेल, 21 और 12, लेकिन अगेन जब गर्भाधान की बात आई तो सेम सुश्रुत की तरह 25-16, 21-12 और 25-16 याद रखोगे। अष्टांग हृदय की बात करें तो विवाह योग्य आयु पे कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने, लेकिन गर्भाधान योग्य आयु को कहते हैं 20 और 16, 25-16 की जगह 20-16 कर दिया उन्होंने, 2016। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट बेटा रसायन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शारंगधर के अनुसार कौन कौन से द्रव्य रसायन का काम करते हैं। है क्या कि शारंगधर संहिता जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां देखोगे शारंगधर ने स्पेशल उदाहरण देके परिभाषाएं दी थी द्रव्यों की कि भाई ये द्रव्य जो है रसायन है, ये वाजीकरण है, ये दीपन द्रव्य है, ये पाचन द्रव्य है। समझ रहे हो? तो दीपन पाचन द्रव्यों की सा उदाहरण परिभाषा किस आचार्य ने दी, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। तो शारंगधर ने, उसके बाद वाले फॉलो करते हैं इनको, भाव प्रकाश ने भी दी है बाद में। ठीक है, तो शारंगधर, तो लिख सकते हो चाहे तो ब्रैकेट में ये कि दीपन पाचन द्रव्यों की सा उदाहरण परिभाषा, शारंगधर। दीपन पाचन आदि द्रव्यों की सा उदाहरण परिभाषा, तो शारंगधर, वो जरूरी पॉइंट है। ठीक, तो वहीं पे हम देखते हैं शारंगधर के कौन से द्रव्य रसायन है। तो यहाँ चार नाम लिखे हुए हैं, गुगलू, हरितकी, अमृता और रुदंती। तो याद करने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि शारंगधर ने गुगली बॉल फेंक दी होगी क्रिकेट के अंदर, तो उससे क्या हुआ, अमृता हार गई, मतलब आउट हो गई होगी, तो रोने लगी। तो शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है। शारंगधर, गुगली यानी गुगलू, हारी मतलब हरित की, अमृता तो अमृता, रोती है मतलब रुदंती। क्लियर है? तो ये रसायन है। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार रसायन कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्य चरक, रसायन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है बेटा कुटी प्रावेशिक और एक है वातातपिक। कुटी प्रावेशिक प्रधान विधि है और वातातपिक अप्रधान है। इनका मतलब क्या है वो समझ लो। देखो, कुटी प्रावेशिक का मतलब है कि आप ना बहुत सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, कि आपको बता दिया गया कि भाई इस कमरे के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, धूप में नहीं जाना है, हवा में नहीं जाना है ना, कक्ष के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, डायरेक्ट एयर ना जाए उसका प्रवेश वर्जित है, खाने पीने में चीजें हैं कि ये नहीं खानी वो खानी है। तो यानी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो जाहिर सी बात है इसका जो परिणाम आता है वो भी ज्यादा बेटर आता है। क्लियर है? तो कुटी प्रावेशिक विधि प्रधान विधि है, इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। दूसरी है वातातपिक। ये उन लोगों के लिए है जो एक जगह नहीं रह सकते, भाई मान लो काम ऐसा करते हैं, जैसे आजकल हम ही लोग हैं, ऑफिस जाना ही जाना है, आप किसी को कह दो कि 6 महीने रसायन खाना है, बेहोश हो जाओगे। जब चिकित्सा स्थान पढ़ोगे ना, उसमें एक योग आएगा कि 6 महीने व्यक्ति बेहोश हो जाता है और 6 महीने बाद पलाश की नौका पे उसे होश आता है। तो किसी को आज की डेट में कह दो आप कि आज तुम बेहोश होगे, 6 महीने बाद तुम्हें होश आएगा। पता चला 6 महीने में कोरोना आके चला गया, पता नहीं क्या क्या दुनिया के अंदर हो गया, है ना, तो वो तो वैसे ही बेचारा पागल हो जाएगा। तो वादा तभी की ज्यादातर यूज किया जाता है, कुटी प्रावेशी की तरफ कम ही लोग जा पाते हैं। क्लियर? आगे देखिए। डलहर ने रसायन के तीन भेद बताए, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। अजस्त्रिक कौन से हैं? जिनको प्रतिदिन सेवन करते हो, जैसे घर में खाते हो, शीर है, घृत है, इनका अभ्यास करना। ठीक है, शीर घृत अभ्यास, दूध लेना, घी लेना। दूसरे होते हैं नैमित्तिक, जो किसी व्याधि के निमित्त खाए जाते हैं, यानी व्याधि को ठीक करने के लिए, जैसे शिलाजीत हुआ कि प्रमेह है किसी को, शिलाजीत खा रहा है या अश्मरी है मान लो,
है ना, सेम भल्लातक है तो वो भी प्रमेय में यूज होता है। तुवरक है स्किन डिसऑर्डर्स, कुष्ठ के अंदर। तो किसी डिजीज के लिए किसी ने बता दिया कि भाई वो चीज खाओ बड़ी अच्छी है इस बीमारी के अंदर, तो वो क्या हुआ, नैमित्तिक। और तीसरा है काम्य। तो काम्य तीन चीजें हैं जिनकी कामना से कुछ विशेष द्रव्यों का सेवन किया जाता है। प्राण काम्य, कोई प्राण बढ़ाना चाहता है अपने एज। पता नहीं इंडिया में जो एवरेज एज थी, आज तो हम देखते हैं 78 80 हो गई है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ 30 40 50 साल पहले एवरेज एज कितनी थी इंडिया में, पता है किसी को? 32 ईयर्स थी। 32 साल जीते थे हम। 32 साल। तो ऐसे मत सोचो कि हम तो बहुत सारों को जानते हैं कि हाँ उस टाइम 70 80 साल जीते थे। वो बहुत सारे आप जानते होगे, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो कम एज में डेथ हो जाती थी। पैदा हुए डेथ हो गई, 1 साल में डेथ हो गई, 10 साल में हो गई बीमारी से। प्लेग आया बीच में, क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो 32 साल एवरेज एज थी, जो आज 78 ईयर्स है लगभग। तो बहुत बदल चुकी है दुनिया। तो लोग पहले ये भी चाहते थे कि लंबा जीवन मिले मुझे। ठीक है, तो प्राण काम में, मेधा काम में, और श्री काम में। मेधा चाहते हैं कि ब्रेन मेरा डेवलप हो अच्छा, है ना। श्री काम में कि मुझे समाज में प्रसिद्धि मिले, कुछ उस तरह की चीजें हैं। तो याद रखोगे, रसायन दो तरह के, कुटी प्रावेशिक, वातातपिक। कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठ है। डरहल ने तीन भेद बताए, अजस्तरिक, नैमित्तिक और काम्य। अजस्तरिक जो प्रतिदिन सेवन किया जाए, शीघ्रकृत अभ्यास। नैमित्तिक में व्याधि निमित्त, उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो। और काम्य में तो विशेष प्रयोजन के लिए, और तीन प्रयोजन है वो विशेष, प्राण काम्य, मेधा काम्य और श्री काम्य। नेक्स्ट देखिए, श्रोत्सों के लिए हितकर कुछ रसायन औषधियां। तो इस पर अब सवाल आते नहीं है, ये आपकी जो गाइड है, एक गाइड है हमारी, अ, प्रवीण चौधरी। ठीक है, और गोविंद पारिक। जिनके पास नहीं है, तो ये दो गाइड हैं मेनली जो हम फॉलो करते हैं, एक प्रवीण चौधरी, एक गोविंद पारिक। ठीक है, तो प्रवीण चौधरी पहले बहुत चलती थी, जब कंपटीशन कम होता था, बहुत सेलेक्टेड पढ़ना होता था। ठीक है, बाद में उन्होंने अपडेट नहीं की, तो वो आज भी ऐसी है उसी फॉर्म में। और जो गोविंद पारिक गाइड है वो कई बार अपडेट हो चुकी है। अभी गोविंद पारिक जी तो है नहीं, पता होगा सबको शायद, कि उनको हार्ट अटैक क्या हुआ था, स्विमिंग पूल में हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ गया था, इस तरह पीछे कुछ घटना हुई थी। सर आगे। हाँ बेटा, है ना, तो वो भी नहीं है। लेकिन तब भी वो बुक जो है काफी अपडेटेड है, उसमें ज्यादातर गलतियां ठीक हो चुकी हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए गोविंद पारिक जो गाइड है हमारी। ठीक है, तो प्रवीण चौधरी गाइड के अंदर ये कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वहां से चले आ रहे हैं। तो आप देख लेना, अब सवाल इन पे आते नहीं है, कि पिपली, भल्लातक, गुगलू, रसोन, कस्तूरी, रुदंती। ठीक है, तो ये सारे द्रव्य हैं जो रसायन है। कह रहे हैं जठराग्नि की वृद्धि के लिए मेनली पिपली चित्रक यूज होते हैं, धात्वाग्नि के लिए आम्लकी और अमृता। और इसके अलावा और है कुछ अग्निवर्धक रसायन, स्वर्ण, कस्तूरी को भी देख लेंगे आप, कुछ खास नहीं है इसमें भी। इसी तरह ये वाले पॉइंट्स भी देख पा रहे हो। तो हृदय के लिए कुछ खास रसायन है, जैसे अर्जुन, सब लोग जानते होंगे। तो अर्जुन का प्रयोग हृदय रोगों में करता है ना, शाल पढ़नी बता रखा है यहाँ। लेकिन आप ये भी जानते हो कि अर्जुन जो महाकषाय में बताया हुआ है वो हृदय दर्द प्रशमन उदर्द उदर्द प्रशमन। प्रशमन के लिए है। तो उदर्द प्रशमन महाकषाय में है, देखा जाए तो अर्टिकेरिया जैसी कंडीशन, स्किन डिसऑर्डर्स जो है, तो वहाँ यूजफुल है अर्जुन। और मतलब मैंने तो देखा है प्रैक्टिस में, जो अर्जुन रेस्ट वगैरह हम देते हैं ना, या अर्जुन देते हैं ओपीडी के अंदर भी अपना। तो मुझे कई लोग ऐसे आए कि दिया रैंडम हमने, ऐसे ही दे दिया बस कि चलो अर्जुन है अच्छा है हेल्थ के लिए ले लो। वो पेशेंट आके बता रहे हैं कि मुझे समस्या थी स्किन की, तब से बड़ा आराम है जब से वो लिया है ना, तो ऐसा मिला। खैर, तो हृदय रोगों में अर्जुन और शालपर्णी, राजक्षमा में पिपली, नागबला, शिलाजीत, पांडु, लोह, आमवात में अमृत भल्ला तक। ये पहला है जिसको मैं कहूंगा याद कर लेना, आमवात में अमृत भल्ला तक। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, तो ये 2011 12 में जो यूपीएससी हुआ था, तो वहां क्वेश्चन पूछा गया था, आमवात के अंदर अमृत भल्ला तक। प्रमेय में शिलाजीत, आमलकी, हरिद्रा नॉर्मल है। शीत पित्त में हरिद्रा सब जानते हो, हल्दी का प्रयोग है ना। कुष्ठ, तुवरक, श्वास रोगों में भल्ला तक देते ही हैं। और मेदो रोग में गुगलू और हरितकी का प्रयोग कराया जाता है। मेदो रोग, यहाँ चाहो तो ये याद रख सकते हो, गुगलू। गुगलू में एक तो लिख लो, इसको मरुपादप कहा जाता है, मरुपादप। ठीक है, तो रेगिस्तान या सूखी जगहों पे, या खारे पानी वाली जगहों पे, जहाँ पीने का पानी मतलब मीठा वाला नहीं होता, उन जगहों पे मिलेगा। एक बात तो ये है। और दूसरा है कि निर्यास इस्तेमाल होता है, गुगलू क्या है, निर्यास होता है ये। ठीक, तीसरा लिख लो कि अगर लंबे समय इसको प्रयोग किया जाए, तो वाग्भट ने इसका एक कॉम्प्लिकेशन बताया है। क्या बताया है? क्लेव्य। ठीक है, तो लिख लोगे क्लैव्यता, क्लैव्यता। ठीक है, आजकल जिसको ईडी से हम लोग रिलेट करते हैं मॉडर्न में,
तो क्लैव्यता। क्यों बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि कई बार चीजें ऐसी लगती हैं। पिछली बार भी मैंने बात की होगी काफी इस बारे में, तो मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि इंटरव्यू जब हुए यूपी के अंदर, तो हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे ये बताया कि सर एग्जामिनर ने आके लास्ट में ये सवाल पूछा, इंटरव्यू खराब जा रहा था, तो वो आके गूगलू पे रुक गया और उसने गूगलू के सवाल किया और मुझसे लास्ट में ये सवाल पूछा कि वाघभट ने क्या बताया है इसके बारे में, कि कोई साइड इफेक्ट है, कि इतनी सारी ड्रग्स हैं आयुर्वेद की, गूगलू पड़ा होता है। कि मैंने ये बताया, उसको ऐसा लगता है कि शायद इस एक बात से वो इम्प्रेस हुआ कि हाँ मैं जानते थे। ठीक है ना, तो इसलिए हर चीज पता होनी चाहिए जब कोई किसी चीज का रेफरेंस आता है। खैर, आगे चलते हैं। तो मेदो रोग गुगलू और हरित की इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलेंगे वाजीकरण द्रव्य। तो शारंगधर, वाजीकरण द्रव्य कह रहे हैं क्या? क्लेवियर को मॉडल में क्या बोलते हैं? बेटा लिख लोगे ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हम लोग बात करते हैं ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी, उसके साथ रिलेट करते हैं क्लैव्यता को। तो वाजीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, शारंगधर की अगर बात करें तो कह रहे हैं वाजीकरण द्रव्य हर्षकर होता है, हर्ष उत्पन्न करने वाले, हर्ष यानी कह लो कि मतलब प्रसन्न कर देने वाले, ऐसे समझ लो। तो वाजीकरण द्रव्य हर्षकर होता है, जैसे नागबल और कपिकच्चु। उदाहरण आपको याद रखना है, क्योंकि शारंगधर की यही खासियत है कि सा उदाहरण उन्होंने बात की है, तो उनके उदाहरण याद होने चाहिए, नागबला और कपिकच्चु। स्मृति, यस सर। क्या ध्यान आता है मेरी बात सुन के? मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य। अंजलि, कौन बताएगा? सर राज्य क्षमा का कुछ लक्षण है। उदाहरण के लिए बोला है ठीक है, द्रव्यमान मुस्कान, आदि मुस्कान बता रही है दिखाते हैं। उदाहरण या दृष्टांत। ये दृष्टांत दृष्ट कैसा होता है? जहां बुद्धिमान भी और मूर्ख भी दोनों समझ लें, दोनों की बुद्धि में कोई भिन्नता ना रहे, दोनों एक जैसा उसको समझ सकें, उदाहरण इतना आसान होता है। ठीक है, तो याद रखना। चलो इसी तरह एक दूसरा पूछ रहा हूँ सवाल, रूपाली, ये क्या है? या परीक्षकैर बहुर्विधम, बहुत बार पूछ चुका हूँ, सा या परीक्षकैर बहुर्विधम। जिसकी बहुत बार परीक्षा हो चुकी है, हिंदी मतलब ये है इसका। चलो और कोई बोलो, कौन बोलेगा? सर सर सिद्धांत। 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 ठीक है, सिद्धांत। सिद्धांत है जिसकी बहुत बार परीक्षा हो चुकी है और हर बार वो सही उतरे। ठीक है, याद रखो बेटा, देखो ऐसा काम नहीं चलेगा। विमान स्थान काफी जरूरी है, चैप्टर नंबर 8 वो अकेला ऐसा है, विमान स्थान, जहां लास्ट चैप्टर सबसे जरूरी है, बाकी सब जगहों पे पहले चैप्टर जरूरी है। विमान का 8 चैप्टर जरूरी है, पढ़ लेना। कल क्वेश्चन करेंगे विमान के, ठीक, कल विमान के क्वेश्चन करेंगे। और रसशास्त्र तैयार रखो, टेस्ट की डेट बताने वाला हूँ जल्दी में, रसशास्त्र रेडी रखोगे बिल्कुल, लापरवाही ना हो। अगला टेस्ट आपका रसशास्त्र का है, उसके बाद फिर चरक चिकित्सा होगा 1 to 10। तो शारंगधर वाजीकरण द्रव्य जो हर्षकर होते हैं, नाग, बला, कपिकच्चु। शुक्र द्रव्य जो शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे अश्वगंधा, मूशली, शर्करा, शतावरी। और कुछ होते हैं जो शुक्र जनक प्रवर्तक, दोनों काम करते हैं, शुक्र जनन करना और उसका प्रवर्तन कराना। तो इसमें है दुग्ध, माश, भल्लातक और आमलक। ठीक, माश उड़द को कहते हैं, मांस नहीं है, माश होता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, शुक्रल द्रव्य देखो, शुक्रल शुक्रकर, और उसके उदाहरण देखो आप, अश्वगंधा, मूशली, शर्करा और शतावरी। अगर ध्यान से देखोगे सब में आपको शाह लेटर मिल रहा होगा, शाह। अश्वगंधा, मूशली है ना, मूशली लिखते हैं, मूशली लिख दिया, शर्करा, शतावरी। तो बात समझ रहे हो? क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, आप ये रिलेट नहीं कर पाओगे भाई नागबला शुक्रल है या अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी ये शुक्रल है। एग्जाम में जब देगा तो आइडेंटिफाई ऐसे ही करना है कि जिनमें शाह लगा हुआ है ना वो सब शुक्रल है, अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी। उसके अलावा जो बचते हैं नागबला, कभी कच्चो, वो दोनों वाज्यकरण है। और दुग्ध, माश, भल्लातक और आमलक, ये सब शुक्रजनक में भी है, प्रवर्तक में भी है। पहले तो इतना याद कर लो, फिर नेक्स्ट बात आएगी भाव प्रकाश की, अगले पेज पे लिखी होगी। तो पहले ही बता दूं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दोनों बदल दिए। वाजीकरण के उदाहरण लिख दिए शुक्रल में, शुक्रल के लिख दिए वाजीकरण में। लेकिन आप किसको दोगे प्रेफरेंस? आप शारंगधर को प्रेफरेंस दोगे, जो बात शारंगधर ने कही है। क्लियर है? एग्जाम में सवाल अगर आए तो आप शारंगधर के अनुसार आंसर लगाओगे। तो देख लो अब अगला।
ये देखोगे भाव प्रकाश, ये वाला पेज थोड़ा लाइट आया है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हो शुक्रल वाजीकरण, तो देख पा रहे होगे शुक्रल में नागबला कभी कच्छू आ गए यहाँ पे, और वाजीकरण में अश्वगंधा मूसली शतावरी आ गया। शर्करा नहीं है यहाँ, ये भी एक बात है, शर्करा तो वो नहीं लिखा है यहाँ, इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी चलो शारंगधर की ओर बात करते हैं। मुस्कान बेटा यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या ऊपर? सर वो भाव प्रकाश का है नहीं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं है वहाँ, चलो ठीक है, कुछ होगा तो मैं देख के बता दूंगा। नहीं बाकी सर, देख, वो है सॉरी सर वो है शुक्र प्रवर्तक स्त्री। शुक्र शोषक है, शुक्र रेचक है, शुक्र स्तंभक है, स्त्री हरित की प्रियति फल और जाति फल। ठीक है, पहला बोलो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शुक्र सर प्रवर्तक शुक्र है, प्रवर्तक शुक्र प्रवर्तक, उदाहरण में क्या लिखा है? स्त्री। 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 तो ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा, लिख लेना, ये आ चुका है एग्जाम में। शुक्र प्रवर्तक, सही कर लोगे इसको, ये प्रिंट हल्का है इसका, शुक्र प्रवर्तक, ठीक है। तो स्त्री, ठीक है, स्त्री बिल्कुल याद रखना। अच्छा, आपको बताया होगा श्रेष्ठ वाजीकरण द्रव्य, बोलो क्या है श्रेष्ठ वाजीकरण? स्त्री। स्त्री, और एक और है संकल्प। कॉपी का संकल्प। संकल्प बेटा, संकल्प 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 yes, sir। ठीक है, तो संकल्प को भी कहा गया। खैर, यहाँ देख पा रहे हो शुक्र प्रवर्तक क्या है? स्त्री, श्रेष्ठ शुक्र प्रवर्तक स्त्री। शुक्र शोषक लिखा है नेक्स्ट, तो वो है हरित की। शुक्र रेचक तो बृहति फल, और शुक्र स्तंभक वो है जाति फल। तो बिल्कुल रट लोगे इन चारों पॉइंट्स को, शुक्र प्रवर्तक स्त्री, शुक्र शोषक हरित की, शुक्र रेचक बृहति फल, और शुक्र स्तंभक वो है जाति फल। मतलब सब समझते होगे शब्दों का? किसी को कोई शब्द का मतलब ना पता हो तो पूछ लेना मेरे से, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद आते होंगे इस लेवल पे सारे शब्द जो है। आगे देखिए, भाव प्रकाश में कुछ याद नहीं करना, बस इतना कि शारंगधर वाली चीजें जस्ट इन्होंने पलट दी हैं, ठीक है। एक इन्होंने शुक्रनाशक लिखा कालिंगक, बेटा इसको स्पेशली याद रखोगे। कालिंगक शुक्रनाशक कहा है इन्होंने, तरबूज, ठीक है। योग रत्नाकर शतपुष्पा को शुक्रनाशक कहा, योग रत्नाकर शतपुष्पा शुक्रनाशक। नेक्स्ट देखेंगे चक्रपाणी। चक्रपाणी ने वाजीकरण 3 तरह के बताए, कौन कौन से? शुक्र वृद्धि कर, शुक्र श्रुति कर, और शुक्र श्रुति और वृद्धि कर, दोनों काम कराने वाले। एक है शुक्र को बढ़ाने वाले, एक है उसका श्रवण कराने वाले, और एक है दोनों काम कराने वाले, श्रुति भी और वृद्धि भी, दोनों काम कराने वाले, ठीक है। तो उदाहरण में सामने लिखा है माश आदि, मतलब माश यानी उड़द आदि, फिर संकल्प आदि, और तीसरा लिखा है शीर आदि। तो याद कैसे रखते हैं हम याद रखते हैं कि माँ साक्षी, कि माँ साक्षी है ना, कोई बात कही हमने कि उसकी माँ साक्षी है, तो माँ यानी माश, सा से संकल्प, और शी से शीरादि, तो माँ साक्षी, ठीक है। ये याद रखना, पहले वृद्धि फिर श्रुति। देखो वैसे भी कोई चीज पहले बढ़ती है फिर श्रवण होता है, तो उस तरह भी याद रख सकते हो, पहले शुक्र वृद्धि करें फिर श्रुति करें, फिर दोनों काम कराने वाले। डलहन की अगर बात करें, डलहन ने भी 3 ही भेद बताए। अच्छा, ये दोनों क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं दोनों, पता है ना कारण? कि हमारी 2 मेन बुक्स हैं, 3 है लेकिन 2 है मेनली जिनकी हम बात करते हैं, बाकी वाग्भट ने उनको देख के लिखा है सब कुछ। तो एक है चरक, एक है सुश्रुत, ठीक। तो चरक के जो प्रमुख टीकाकार हैं वो चक्रपाणी है, और सुश्रुत के जो प्रमुख टीकाकार हैं वो डलहन है। तो इसीलिए हम जब कुछ अलग से बात करते हैं तो ज्यादातर चक्रपाणी और डलहन की ही बात करते हैं, क्लियर। तो चक्रपाणी की बात हो गई, डलहन देखो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी 3 ही भेद बताए इसी तरह, कि शुक्र जनक है, फिर शुक्र प्रवर्तक है, फिर दोनों काम कराने वाले। उनके उदाहरणों में अगर बात करें तो फर्स्ट देख पा रहे हो मांस और घृत, वो माश नहीं है, इस बार मांस है, नॉनवेज, ठीक है, मांस और घृत। शुक्र प्रवर्तक में देख रहे हो उच्चटा चूर्ण। अब सब शांत रहना, जिसको पूछो बस वो जवाब देगा। तो उच्चटा क्या है? प्रतीक्षा और सूरज, दोनों में से कोई बता सकता है उच्चटा क्या है? नो सर। सूरज। गलत बात है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलो कौन बताएगा, नए बच्चों में कौन बता पाएगा उच्चटा? गुंजा है सर। गुंजा, गुंजा। ठीक है। तो गुंजा जो भी पढ़ा आपने, एब्रस प्रिकेटोरियस, अभी रिसेंटली पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट में, बिल्कुल अर्थशास्त्र के, तो वो गुंजा था। तो गुंजा का ही पर्याय होता है उच्चटा, ये जरूरी है, आना चाहिए।
तो मांस, घृत, यहाँ उच्चटा देख पा रहे हो, और फिर लास्ट देख पा रहे हो गोघृत, गोधूम, माश, काकांड। तो इनमें क्या पूछता है उन तीन को हम याद कर लेंगे बस। पहला मांस, दूसरा उच्चटा, और तीसरा काकांड। तो मौका होता है ना, मौका, तो कई लोग मौका करके बोलते हैं, आज तो मौका मिला है हमको, है ना। कई लोग देखो यहाँ पे इधर लखनऊ साइड वगैरह में ऐसे शब्द बोलते हैं, मौका, है ना। तो उस तरह याद कर लोगे मौका। तो माँ से मतलब मांस, ऊ से उच्चटा, और का से काकांड। ये तीनों क्रम से याद कर लोगे, जैसे ऊपर माँ साक्षी याद किया था हमने। क्लियर है? आगे चले। मेहनत लगेगी, पहला चैप्टर सेम है चरक सूत्र की तरह। याद कर लो चरक सूत्र में क्या हाल हुआ होगा शुरुआत में। तो ऐसा ही होगा, थका देगा। चैप्टर नंबर 3 भी ऐसा ही करेगा, लेकिन उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी फिर, ये पहला और तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद। नेक्स्ट देखें, जेजेड क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जेजेड की वाजीकरण मात्र पुरुषों के लिए है, स्त्री और नपुंसकों के लिए नहीं है। ठीक है, जेजेड तो वाजीकरण सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों और नपुंसकों के लिए नहीं है। ठीक है। इसी तरह आप देखोगे आगे चल के, हम काश्यप संहिता पढ़ेंगे, पीढ़ियां पढ़ेंगे, तो पीढ़िया में आप देखोगे कि आयुर्वेद के 8 अंग सबने बताए हैं, तो वहां भी बताया गया आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे भी वाजीकरण की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों से संबंधित है पूरा, तो वहां भी वाजीकरण का कोई रोल नहीं बनता है, तो वहां भी बात नहीं हुई है। क्लियर? तो ये पूछा जाता है किसने कहा, तो याद रखना जेजेट ने कहा कि वाजीकरण पुरुषों के लिए है, स्त्री और नपुंसकों के लिए नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, संदिग्ध द्रव्य। ये भी आप पढ़ चुके हो। रस शास्त्र के संदिग्ध द्रव्य याद करो, रिसेंटली क्लास चल रही थी। चपल, कंकुष्ट, गिरी सिंदूर, तीनों आपको बताए थे। चपल, कंकुष्ट, गिरी सिंदूर, चलो बता दो मुझे। सुचिता, गिरी सिंदूर में कितना पारद है? 0% सर। और एक ऑप्शन और दे दो, चलो 0% करेक्ट मान लेते हैं। एक और आंसर है 68%। 68%। ठीक है, 0 और 68। 68%। क्लियर? ठीक है, चलो। तो रस शास्त्र, तो चपल, कंकुष्ट, गिरी सिंदूर, ये 3 द्रव्य संदिग्ध द्रव्य हैं कि हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या ये, है ना। हम फिर भी कुछ तो पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते होगे हनुमान जी वो लाए थे संजीवनी बूटी लाए थे, तो आज तक ये नहीं पता कि वो क्या है, कौन सी ड्रग है, तो उस पर दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है आज भी, क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेम यहाँ है, चपल, कंकुश और गिरी सिंदूर। तो हमने इस तरह याद किया था कि कक्कू है कोई लड़का, बहुत चपल है, तो उसका सिंदूर जो है गिर गया, तो इस तरह करके याद कर लिया था। द्रव्य गुण की बात करें, उसमें संदिग्ध द्रव्य है सोम, मूर्वा, पाषाण भेद और रासना। सोम, मूर्वा, पाषाण भेद, रासना। तो सोमवार को रासु पाषाण यानी पत्थर को मूव कर देता है ना। अभी हनुमान मूवी आई है, जैसे हनुमान अभी आई ना, कल आई है उस पे, जियो पे। तो उसमें देखोगे वो पत्थर को हटा देता है, जब दिन निकलता है इतना बड़ा पत्थर उठा लेता है आदमी। मत देखना आप लोग, एग्जाम में पढ़ाई करो, मैं देख के बताता रहूंगा जो चीज जरूरी होगी कहीं ऐसी। ठीक है, तो सोमवार को रासु ने पाषाण मूव कर दिया था, कुछ ज्यादा पावर आ जाती होंगी सोमवार के दिन, तो सोमवार को यानी सोम, रासु ने यानी रासना पाषाण मूव कर दिया यानी पत्थर को मूव कर दिया, तो पाषाण भेद और मूर्वा। तो याद रखोगे, तो द्रव्य गुण के संदिग्ध द्रव्य हैं। आगे देखिए, राज निघंटु, उन्होंने इन तीनों को आद्य पुष्प कहा, चंदन, केसर, हीबेर। चंदन, केसर और हीबेर, ये क्या है? आद्य पुष्प। इस पे सवाल नहीं आता, सवाल आता है बेटा पंचशूरण के ऊपर। पंचशूरण ये आपको याद रखने हैं, अगले वाले जो 5 नाम पढ़ोगे। तो पंचशूरण में वन्य शूरण, ग्राम्य शूरण, कंडीर, अत्यम्लपर्णी और मालाकंद, ये 5 चीजें हैं। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि शूरवीर है कोई व्यक्ति, शूरवीर यानी शूरण, कि शूर के कंधों पर, कंधे यानी कांडीर। ठीक है, आंवलों की माला, कि आंवले किसी ने पहना दी उसको, आंवलों की माला। तो शूर के कंधों पर यानी शूरवीर के कंधों पर आंवलों की माला। तो ये पंचशूरण है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी काफी खास बात है। यकृत विकारों में यूज करता है, अर्श में यूज करता है। तो पंचशूरण, इसमें वन्य शूरण, ग्राम्य शूरण, कांडीर, अत्य अम्लपर्णी और मालाकंद। तो शूरवीर के कंधों पर आंवलों की माला, इस तरह याद किया हमने। यकृत विकारों में, अर्श में यूज करते हैं। अब इसका मॉडर्न एस्पेक्ट समझ लो। एक क्वेश्चन ऐसा ना मॉडर्न में पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ चुका है कि इनमें से किस कंडीशन के अंदर व्यक्ति को अर्श हो सकता है। ठीक है, मतलब पाइल्स हो सकता है, ऐसा कि इट्स कौन सी कंडीशन हो के साथ साथ तो ये भी मिल सकता है। लिवर।
हाँ बेटा, तो लीवर की लिवर जो भी सिरोसिस। हाँ बेटा, तो लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन जो है, तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे ध्यान है आपकी गाइड में है, शायद लगाया हो, किसी ने लगाया, क्वेश्चन मिला आपको? तो उसमें जो कंडीशन दी हुई है ना, वो दिया है ईसोफेजियल वेरिसेस। सर इसोफेजियल वेरिसिस वाला मिला है। हाँ बेटा, वही क्वेश्चन है ना। तो क्या होता है कि वो तो लीवर उससे सिरोसिस के साथ रिलेटेड ना, है ना, लीवर से? हाँ, उससे रिलेटेड है, तो याद रखोगे। उससे रिलेटेड नहीं है सर, इसोफेजियल वायरस वो नहीं नहीं, स्टमक में होता है शायद। नहीं नहीं, ईसोफेगस में होता है, नाम ही उसका वो है। तो लेकिन ये देखा गया है कि लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशंस के अंदर, तो ये कंडीशन साथ में मिलती हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस में मिलते हैं, और जो पाइल्स की समस्या है, ब्लीडिंग पाइल्स, तो वो समस्या भी कनेक्टेड मिलती है साथ में। ठीक है, याद रखोगे, ऐसा नहीं कनेक्टेड नहीं है, उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन लगाओगे तो भी मिलेगा आपको, थ्योरी भी पढ़ सकते हो, मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, और सबसे जरूरी बात, जब पढ़ोगे अपना माइंड ज्यादा मत लगाना, जो मैं बताऊं उसको बिल्कुल मान लेना। मैं हमेशा ये बात कहता हूं आपसे, हर बार ये होता है कि आप लोग, कुछ लोग होते हैं हमेशा कि वो सर्च करते हैं चीजों को, मत करना बेटा, सर्च करने का नहीं है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे ना, वो सब टेस्टेड हैं। कहीं ऐसा होगा कि हम जब 500 पेज पढ़ेंगे तो शायद कहीं एक छोटी सी ऐसी बात गलत लिखी हो जिसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है, ठीक है, जो मतलब एग्जाम में पूछी जाती है, बस लिखी हुई है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं गया होगा, मान लो। ठीक है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं टेस्टेड हैं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब देखा, चेक किया हुआ, दुनिया भर की किताबें घुमाई हुई, तो हम सारे काम वो कर चुके हैं, हर बार करते हैं। ठीक, कहीं कहीं ऐसा लगेगा पक्का कि ये तो गलत ही लिखा हुआ है, मगर वो भी गलत नहीं होगा, जब जाके चेक करोगे तो वो भी सही निकलेगा, तो इसलिए आप परेशान नहीं होगे। जो लिखा है बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा करोगे उसके ऊपर, वही याद करना है। क्लियर? शुरुआत में कर लेना, थोड़ी सी एक्सरसाइज मन करे तो, जब दो क्वेश्चन पे निकल जाए तो फिर मत करना उसके बाद। ठीक है, आगे देखोगे। नेक्स्ट बेटा, एक बुक का नाम लिखा है यहाँ, अमरकोश। तो अमरकोश में काय के 12 पर्याय बताए गए हैं, काय के 12 पर्याय। इस नंबर पे सवाल आ चुका है, अब ये चीज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन पूछ चुका है सवाल एक बार, तो आपको नंबर पता होने चाहिए। काय के 12 पर्याय, और सवाल ऐसा भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा काय का पर्याय नहीं है। तो ये पर्याय कुछ लिखे हैं, क्लेवर, गात्र, वपु, संहनन, वर्षम, विग्रह। ठीक है, ये क्या लिखा है? तनु, काय, देह, शरीर, मूर्ति। तनु दो बार है, ऊंची मात्रा दो दोनों तरह से अच्छा दोनों अच्छा, बड़ा तनु होगा है, ठीक छोटा ठीक होगा। ठीक 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 है ना, तो देख लेना, क्लेवर, गात्र, वपु, सनन, वर्षम, विग्रह, तनु, तनु, काय, देह, शरीर और मूर्ति, तो ये 12 पर्याय हैं, ये नंबर आप याद रखोगे। ठीक है, और इनको पढ़ लेना अच्छे से, सवाल जैसा मैंने कहा ऐसा भी आ चुका है, कौन सा नहीं है पर्याय। नेक्स्ट आते हैं बेटा भेषज के पर्याय। चरक चिकित्सा एक, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर ये, तो यहाँ पे ये श्लोक है, तो इसमें भेषज के या मेडिसिन के कह लो पर्याय दिए हुए हैं, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। तो इनको काउंट करते हैं ना, टोटल 9 पर्याय निकल के आते हैं। तो इस पे भी सवाल है कि कुल कितने पर्याय चरक संहिता में दिए गए हैं भेषज के, तो 9 पर्याय दिए गए हैं। आपको श्लोक याद होना चाहिए। अगेन सवाल इस तरह आता है, कौन सा नहीं है इनमें से भेषज का पर्याय। ठीक है, तो चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम, 9 पर्याय हैं। आगे फिर व्याधि के पर्याय लिखे हैं, जो चरक निदान एक में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तत्र व्याधिर आमयो, गद, आतंक, यक्ष्मा, यक्ष्मा बेटा राजयक्ष्मा जो हम पढ़ते हैं वो है यक्ष्मा, ज्वरो, विकारो, रोग, इत्यनर्थांतरम, यानी इन सब का एक ही मतलब होता है। तो व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, कुछ भी कहें तो मतलब रोग है इसका मतलब। इससे जरूरी बात यह है कि आचार्य वाग्भट ने व्याधि के 3 पर्याय अतिरिक्त बताए हैं, बिल्कुल याद रखोगे। वाग्भट के 3 पर्याय अतिरिक्त हैं व्याधि के, और कौन से 3 है वो भी याद होने चाहिए। पापमा, दुख और आबाद। पापमा, दुख और आबाद, मतलब पाप की वजह से होने वाली कंडीशन, या फिर दुख जिसको कहा जाता है रोग को। और तीसरा आबाद। आबाद का मतलब लिख लेना, इस पे सवाल आ चुका है। तो आबाद का मतलब है जो बाधा उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो रोग में क्या होता है, बाधाएं हो जाती हैं, आप ये नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं खाओगे। ठीक, तो आबाद पर्याय इसलिए आया है। मुस्कान, पारद को पारद क्यों कहते हैं? मुस्कान,
हाँ, निरुक्ति पढ़ाई थी भारत की, क्या थी निरुक्ति? सर वो पंख वाली। हाँ बेटा, पंख। रोग, रोग रूपी पंख से पार लगा दे, है ना, तो वो है भारत। चलो ठीक है, तो मतलब पढ़ाने में इतना ही रखता हूँ आज, क्योंकि फर्स्ट सेशन था